हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वीनिक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, हम पढ़ रहे थे सामाजिक में, पहला चैप्टर चल रहा था क्लास 10 का। तो उसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े 3 पेज के, यानी 1 2 नंबर 3 नंबर लगे हुए आपके। तो आज हम पढ़ेंगे 4 5 6। ये पहला चैप्टर है जो आधा हमने पहले कर दिया और आधा आधा आज कर लेंगे। तो देखिए, 2 पार्ट में ये वीडियो या और इसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी उसमें क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं और आप अच्छी तरह से इनको और देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके समय आया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो चीनी यात्री फायान किसके समय आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम विक्रमादित्य हम भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। आगे बात करते हैं, रामायण महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में किस काल के सामने आई? यानी जो रामायण महाभारत मनु संहिता थी, ये किस काल के सामने आई थी? ये आई थी एक गुप्त काल की। आगे बात करते हैं, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये ध्यान रखना, गुप्त काल में हुआ। तो ये काफी बच्चे मौर्य काल बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये सही है, गुप्त काल। तो दशमलव प्रणाली आप याद रखना, गुप्त काल। आगे बात करते हैं, गुप्तकालीन समाज परंपरा कितने वर्णों में विभक्त थी? ये थी 4 वर्णों। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और ज्ञान, ये इसके 4 वर्ण थे। तो ध्यान रखना, परीक्षा में एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा भी सकता है, तो 4 वर्णों में से कौन सा वर्ण नहीं था, तो ऐसे भी याद रखना। तो अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, ज्ञान, ऐसे याद रखना। आगे बात करते हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या था? जो क्षत्रिय शूद्र ये होते थे ना, उसका जो क्षत्रिय होते थे उनका कर्तव्य क्या होता था? उनका कर्तव्य होता था राष्ट्र की रक्षा करना। क्या होता था? राष्ट्र की रक्षा करना उनका ये कर्तव्य होता था। आगे बात करते हैं, गुप्त काल में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रखना, गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। कितने प्रकार? 8। अब देख लें, गुप्त काल में विवाह पूछे तो ध्यान रखना, फेरे होते हैं जो हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, वैसे शब्द होते हैं 7। हम हमारी सामान्य से भाषा में बोलते हैं कि फेरे हमने 7 लिए, तो 7 फेरे एक और जोड़ देना, 8 कर देना। तो 8 विवाह के प्रचलन थे। ऐसे याद कर सकते हो आप, बाकी अपने हिसाब से याद कर लेना। आगे बात करते हैं, राज्यवर्धन का वध किसने किया? राज्यवर्धन का वध कर दिया किसने किया? अब देखिए, वर्धन वंश आ गया। अब देखिए, वर्धन वंश में अगर हम बात करें तो 2 3 महत्वपूर्ण राजा थे जिनका नाम हमारे सामने आता है। एक थे प्रभाकर वर्धन, और एक थे राज्यवर्धन, और एक थे हर्षवर्धन। ये 3 प्रकार के राजा थे। तो इन्होंने पूछा है कि राज्यवर्धन का वध किसने किया। देखिए, प्रभाकर वर्धन के बाद में आए थे राज्यवर्धन, तो वो राज्यवर्धन के बाद में आए थे हर्षवर्धन। तो जो राज्यवर्धन थे उनका वध किसने किया? उनका वध किया था बंगाल के गौड़ शासक शंशाक ने। किसने किया था? शंशाक ने। कब? 606 ईस्वी में। कब किया था? 606 ईस्वी में। अब आगे बात करते हैं, वर्धन वंश के राजा कौन थे? ये अभी मैंने बताया, वो प्रश्न आ गया। तो ध्यान रखना, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ये क्रम से भी पूछे तो ध्यान रखना, प्रह या नाम याद रखना, प्रह यानी पै से हो जाएगा प्रभाकर, प्रभाकर वर्धन, और पै रे से हो जाएगा राज्यवर्धन, और है से हो जाएगा हर्षवर्धन, प्रह। आगे बात करते हैं, हर्षवर्धन ने कौन सी पदवी धारण की थी? महाराजा धीराज की। कौन सी? महाराजा धीराज की। आगे बात करें, चीनी यात्री हैंसांग किसके समय आया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखना, चीनी यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के 6ठे महोत्सव में शामिल हुआ था। कौन से 6ठे महोत्सव में? किसके समय? हर्षवर्धन के समय। तो ध्यान रखना, हैंसांग है आ रहा है और इसमें हर्षवर्धन में है आ रहा है, तो ज्यादा कोई टप नहीं है। आगे बात करते हैं, पाल वंश का उद्भव कब हुआ, कहां से माना जाता है? पाल वंश। तो पाल वंश
का उद्भव 750 ईस्वी से माना जाता है और बंगाल के शासक थे एक गोपाल पाल, वहां से इन्होंने शुरू किया था। कहां से शुरू? बंगाल के। कौन थे? गोपाल। आगे बात करते हैं, पाल वंश का दूसरा सबसे महान राजा कौन था? कौन था? ये धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। आगे बात करते हैं, धर्मपाल की राज्यसभा कौन आया था? यानी धर्मपाल की जो राज्यसभा थी उसमें कौन आया था? उसमें आया था सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। कौन आया था? सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। आगे बात करते हैं, पालवंशी राजा थे, तो पालवंशी राजा कौन थे? ये थे बोध। कौन थे? बोध। आगे बात करते हैं, नालंदा तथा विक्रमशिला के प्रसिद्ध महावीरों को किसका संरक्षण प्राप्त है? तो ये संरक्षण किसका प्राप्त है? ये प्राप्त है धर्मपाल का। किसका है? धर्मपाल का। अब देखिए, तो महावीरों की बात करें तो धर्मकाल के बारे में पूछे तो आगे धीमान तथा वीटपाल जैसे शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। किसका? धीमान और वीटपाल जैसे शिल्पियों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। आगे बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा ना वे मैं यहाँ आपको स्टार लगा के दे दूंगा। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसकी थी? तो की थी दंती दुर्ग ने। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। और कब की थी? 736 ईस्वी में। ये ईस्वी वगैरह आप नाम अच्छी तरह से याद रखना। तो दंती दुर्ग ने कब? 736 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और नासिक को अपना राजधानी बनाया। दंती दुर्ग ने राजधानी कौन सी थी? नासिक। देखिए, अब राष्ट्रकूट की बात करें तो इस वंश में कम से कम 14 शासक हुए थे। कितने? 14 शासक हुए। ये भी थोड़ी बात आप ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी हाल ही में जो जनवरी में फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है कि एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ध्यान रखना, एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने। प्रथम भी तुम्हें याद रखना, कृष्ण प्रथम। कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम। और कहाँ के? एलोरा के सुप्रसिद्ध जो कैलाशनाथ मंदिर है वो है एलोरा में। आगे बात करें, ध्रुव ने किसे पराजित किया? तो ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। किसको? गुर्जर प्रतिहार शासक के थे वत्सराज। आगे बात करते हैं, गोविंद तृतीय ने किसे पराजित किया? गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट सेकंड व पाल शासक धर्मपाल को गोविंद तृतीय ने इन्हें पराजित किया था। किसने मान्यखेत, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किसने मान्यखेत या मालखेड़ बोल सकते हैं को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया? अमोघवर्ष। किसने? अमोघवर्ष ने। किसने बनाया? अमोघवर्ष ने। मान्यखेत अमोघवर्ष। देखिए ऐसा याद करो, मान्यखेत यानी खेत है जो माना जाना, यानी थोड़ा सा मना हुआ है खेत, यानी कोई उसमें अच्छी तरह से फसल होती है तो माना जाना खेत है। तो मान्य खेत ऐसे याद रखना। और उसके बाद में अमोघ वर्ष यानी अमूल्य, अमोघ से याद रखना आप, अमूल्य जो माना जाना खेत होता है उनका कोई मूल्य नहीं, तो बहुत ज्यादा मूल्य होता है, यानी इतना मूल्य हम दे भी नहीं सकते। तो ध्यान रखना, अमूल्य, बहुत कीमती। तो ये थोड़ी बहुत ऐसी ट्रिक है, कोई मेल मिलाप कर देना, बाकी कोई सीधा याद रखना। माल खेत अमोघ वर्ष ऐसे भी याद रख सकता है, तो अमूल्य या मान्य खेत ऐसे याद रख लेना। आगे बात करते हैं, किसने अमोघ वर्ष की तुलना विश्व की तत्कालीन 4 महान शासकों में की थी? यानी ऐसे कौन थे जिन्होंने अमोघ वर्ष की तुलना 4 बड़े महान शासकों के रूप में की थी? तो ये थे अरबी यात्री सुलेमान। कौन थे? अरबी यात्री सुलेमान। सुलेमान जो थे अरबी यात्री थे। आगे बात करते हैं, अरबों के राष्ट्रकूट वंश के शासकों को किस नाम से संबोधित किया था? तो ये नाम था बलहेरा या बलराज। वापस देखना प्रश्न को, अरबों के राष्ट्रकूट वंश के शासकों को किस नाम से संबोधित किया था? तो ये था बलहारा या बलराज। आगे बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी?
ये प्रश्न अच्छा है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागवट फर्स्ट ने की थी। ध्यान रखना, प्रश्न घुमाने के लिए वो नागवट फर्स्ट और सेकंड दोनों देगा। तो ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना पूछे तो नागवट फर्स्ट 725 ईस्वी, और कहाँ से? गुजरात में इन्होंने की थी। नागवट फर्स्ट 725 ईस्वी, गुजरात से। आगे बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहार के किस शासक ने साम्राज्य की पदवी धारण की? बहुत शानदार क्वेश्चन है। यानी गुर्जर प्रतिहार में ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने साम्राज्य की पदवी धारण की थी? तो ये थे वत्सराज। कौन थे? वत्सराज। अब देखिए, सम्राज ये नाम, और पीछे देखो सराज, नाम मिला जुला है, तो ये सही याद रखना, सम्राज सराज। आगे बात करते हैं, प्रतापी राजा भोज का अन्य नाम क्या था? तो ये था मीर भोज। ये साधारण सा प्रश्न है। आगे बात करते हैं, अरबी या व्यापारी सुलेमान किसके शासन में भारत आया था? जो ये भारत आए थे ना, तो इनका थोड़ा याद करना कि किस काल में आए थे, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो अरबियाती सुलेमान थे, ये आए थे मीर भोज के। सुलेमान, मीर भोज। आगे बात करते हैं, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? कपूर मंजरी, ये पिछली बार जो संगणक का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो ध्यान रखना, राजशेखर। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? राजशेखर। अब बात बता दें आपको, जो ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की जो किताबें हैं, इनमें से बहुत प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें से यहाँ से बहुत पुटअप होते हैं प्रश्न। तो हम इन चीज़ों का थोड़ा सा गौर नहीं करते, थोड़ी सी अच्छी तरह से देखें ना, तो हमारे बहुत प्रश्न यहाँ से आते हैं, तो और वो भी राइट हो जाते हैं। तो इसलिए इन किताबों को थोड़ा आप अच्छी तरह से देखिए, और इनका आधार भी होना चाहिए। सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप नहीं कर सकते, आपको विस्तारपूर्वक थोड़ी भी पढ़नी जरूरी। ऐसा नहीं कि वीडियो पढ़ लिया बस, जो प्रश्न बता दिए सर ने इसमें से आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान ना, आप बुक लेके आओ मार्केट से, उसके बाद में उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद में इन वीडियो को देखो, और बाकी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसमें, यानी वापस रिवीजन हो जाएगा इसका आपका। आगे बात करते हैं, महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था? ये था राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। आगे बात करते हैं, राज्यपाल का वध करने के लिए गद्दी पर कौन बैठा? तो ये था त्रिलोचन पाल। कौन था? त्रिलोचन पाल। अब देखिए, वध जो चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने किया। अब देखिए, राज्यपाल का वध किसने किया था? ये किया था चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने किया था। और गद्दी पर कौन बैठा? गद्दी पर बैठा त्रिलोचन पाल। कौन बैठा? त्रिलोचन पाल। आगे बात करते हैं, चोल राज्य के निवासी थे, ये थे तमिल भाषाई निवासी थे। आगे बात करते हैं, पुहार या पुगार नगर की नींव किसने डाली? पुहार या पुगार नगर की नींव किसने डाली? ये डाली थी करिकाल ने। किसने डाली थी? करिकाल। आगे बात करते हैं, पेगु मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को किसने जीता? यानी सर्वप्रथम किसने जीता? ये जीता था राजेंद्र प्रथम। किसने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने। आगे बात करते हैं, गंगे कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम। गंगे कोंड की उपाधि। आगे बात करते हैं, राजेंद्र ने चालुक्यों को किस युद्ध में परास्त किया? राजेंद्र ने चालुक्यों को किस युद्ध में परास्त किया? ये था युद्ध कुडल संगम। बहुत शानदार क्वेश्चन है, युद्ध का नाम पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना। तो राजेंद्र ने चालुक्यों को किस युद्ध में परास्त किया? ये था कुडल संगमम। कौन सा युद्ध था? कुडल संगमम, ये नाम था उस युद्ध का। आगे बात करते हैं, चोलों का प्रशासन किस पर आधारित था? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। किस पर आधारित था? ग्राम पंचायत प्रणाली पर। अब देखिए, प्रशासन की बात आए तो इसमें 4-5 ऑप्शन आते हैं बड़े बड़े।
तो बच्चे सोचते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था इनका चोलों का, तो फिर जो प्रणाली थी वो भी काफ़ी बड़ी होती हुई, लेकिन ध्यान रखना ये ग्राम पंचायत प्रणाली थी। आगे बात करते हैं, प्रशासन की दृष्टि से चोल राज्य के कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? कितने प्रांतों में? ये था 6 प्रांतों में बंटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों। आगे बात करते हैं, भूमि की उपज का लगभग कितना भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था? यानी जो भूमि में उपज होती थी उसका छठा भाग वो सरकार को लगान के रूप में मिलता था। आगे बात करते हैं, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कहलाता था। अब देखिए यहां बता दो, मौर्य, गुप्त और चोल। अब देखिए इनके जो सिक्के थे, सोना, चांदी और तांबे, इनको याद कर लेना। इनका मैं अलग से वीडियो, यहाँ में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बड़ा वीडियो, तो इनका क्या कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना। अब इनमें से सिक्के थोड़े से कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि मौर्य में कौन थे, गुप्त कौन में, तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको सारा कंप्लीट करा दूंगा, तो इनके सिक्के याद रख लेना आप। तो चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या करा था? ये करा था कांसू। अब देखिए नाम आया कांसू, ऑप्शन में वो नाम ये देगा पक्का, और इसके साथ में तीनों और नाम देगा। अब कांसू तो लोग क्या समझेंगे कि कांस्य, यानी ये तो हो गया किससे संबंधित? तांबे से संबंधित हो गया, तो इसको पहले गलत करेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान रखना, जो सोने का सिक्का था चोल साम्राज्य में वो था कांसो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से देख लिया करो। आगे देखिए, अब कांसु था ये 16 औंस का होता था। 16 औंस का होता था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना 16 औंस याद रखना। आगे बात करते हैं, राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर यानी राजेश्वर मंदिर किस शैली का शानदार नमूना है? तो ये किसका है? ये द्रविड़ शैली का। अब देखिए जो ये शैलियां हैं, पिरामिडाकार, द्रविड़, तो इनका मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है, तो वहाँ पर आप जा सके ट्रिक से देख सकते हो। ऐसे ये क्या कि शैलियाँ इतनी 2-3 शैलियाँ, उनके बाद में अलग अलग बहुत सारे उनके मंदिर, कि किस शैली का मंदिर है, ये है, तो बहुत सारे मंदिर आते हैं तो याद नहीं कर सकते। तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाई है, बहुत शानदार ट्रिक है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। आगे बात करते हैं, दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली किसकी देन मानी जाती है? जो हमारा दक्षिण का भारत था उसमें जो नहरें थी, तो नहरों की जो प्रणाली थी वो किसकी देन मानी जाती है? वो बन जाती है चोलों की। किसकी? चोलों की। आगे बात करते हैं, मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास किस युग में हुआ? ये भी चोल वंश में हुआ था। आगे बात करते हैं, शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है कांची के विष्णुगुप्त का। कांची के विष्णुगुप्त का। आगे हैं, पल्लवों में महान वास्तु निर्माता था। पल्लवों में महान वास्तु निर्माता कौन था? ये था महेंद्र वर्मा। कौन था? महेंद्र वर्मा। पत्थरों को तराश कर मंदिर बनाए। पत्थरों को तराश कर मंदिर किसने बनाए? महेंद्र वर्मा। और जो पल्लवों के महान वास्तुकार निर्माता भी थे, कौन? महेंद्र वर्मा। आगे बात करते हैं, मत विलास प्रहसन नाटक किसका है? अब देखिए जो कपूर मंजरी राजशेखर का हुआ, मत विलास ये प्रसन्न ये नाटक हुआ महेंद्र वर्मा का। अब देखिए ये जो नाटक आते हैं इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सिर्फ नाटक नाटक बताए जाएंगे कि किसका नाटक क्या है, तो उनका एक वीडियो अलग से बना देंगे। ये तो मेरे सामने आए तो मैंने लिख दिए, लेकिन नाटक बहुत सारे हैं, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये महेंद्र वर्मा प्रथम का था। आगे बात करते हैं, विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? अब नाटक और ग्रंथ हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना विक्रमांक देवचरित नामक जो ग्रंथ था वो लिखा था विलेन ने। किसने लिखा था? विलेन।
आगे बात करते हैं, हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ किसे माना जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ किसे माना जाता है, ये माना जाता है मिताक्षरा। ये ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है, मिताक्षरा। तो हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ किसे माना जाता है, ये माना जाता है मिताक्षरा को। आगे बात करें, तक्षशिला के शक शासकों का विनाश किसके द्वारा हुआ। तक्षशिला एक पाठशाला थी जहां विदेशों से बालक आते थे पढ़ने के लिए। अभी वर्तमान में ये तक्षशिला है वो पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला के शक शासकों का विनाश किसके द्वारा हुआ, ये हुआ था पल्लवों द्वारा। किसके द्वारा, पल्लवों के द्वारा। हम ये भी पढ़ेंगे तक्षशिला, विक्रमशिला, इसका निर्माण किसने कराया, ये अभी वर्तमान में कहाँ है, तो इनका भी आगे पढ़ेंगे हम। अब आगे बात करते हैं, नासिक लेख में, किस लेख में, नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को किसका उन्मूलन कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को किसका उन्मूलन कहा गया है, ये कहा गया है सहरात वंश का। सहरात वंश का, किसका, सहरात वंश का। ये भी प्रश्न बहुत शानदार क्वेश्चन है, उन्मूलक का पूछे तो हो जाएगा सहरात वंश। आगे बात करते हैं, रुद्रदामन की जानकारी कहाँ से मिलती है। रुद्रदामन की जानकारी कहाँ से मिलती है, ये मिलती है जूनागढ़ लेक से। कहाँ से मिलती है, जूनागढ़ लेक से। ये जूनागढ़, ये देखिए जूनागढ़ बीकानेर वाला नहीं है, ये है गुजरात का। कहाँ का है, ये गुजरात का। जूनागढ़ राजस्थान के बीकानेर जिले में ये गढ़ है जूनागढ़, लेकिन ये जो जूनागढ़ लेक है ये है एक गुजरात का, ये याद रखना। आगे बात करते हैं, हूण किस नाम से पुकारे जाते थे। अच्छा क्वेश्चन है। तो हूण दैत्य नाम से पुकारे जाते थे। तो दैत्य, और जहाँ पर ध्यान रखना, दैत्य हूण की जगह दैत्य नाम है तो वो आप हूण ही समझना, क्योंकि हूण का दूसरा नाम दैत्य था। आगे बात करते हैं, कुषाणों को क्या कहा जाता था। किसको, कुषाणों को। तो कुषाणों को कहा जाता था यूची या तोचेरियन। यूची या तोचेरियन, ये नाम था कुषाणों का। आगे बात करते हैं, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर क्या नाम रखा। तो अपने ऊपर ही नाम रखा था, कनिष्क ने रखा था कनिष्कपुर, कश्मीर को जीतने के बाद। अब देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता किसने प्राप्त की। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। एक तो प्रश्न बनता है कि पहली बार पढ़ने की सफलता किससे प्राप्त हुई, और एक प्रश्न बनता है कि पहली बार खोजा यानी किसने पता लगाया था, यानी जो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पता लगाया था। और एक प्रश्न बनता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो ये दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ने की बात आए तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। कब पढ़ा था, 1837 में। अब ये जो पढ़ा हुआ अभिलेख था ये कौन सा था, ये था दिल्ली मेरठ। इसको बहुत अच्छी तरह से आप याद रखना, कौन सा था, दिल्ली मेरठ। तो जो पढ़ा हुआ यानी जो अभिलेख पढ़ा था, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने। कब पढ़ा था, 1837 में। अब ये जो पढ़ा हुआ अभिलेख था ये कौन सा था, दिल्ली मेरठ। कौन सा था, दिल्ली मेरठ अभिलेख था। इतना याद रखना। अब आगे बात करते हैं कि जो अभिलेख, सबसे पहले अभिलेखों का पता किसने लगाया। तो ये पता लगाया था टिफेन थेलर ने। किसने पता लगाया था, टिफेन थेलर ने। देखिए ये तो आपके सामाजिक में आया हुआ नहीं है, मैंने कहीं से और से उठाया है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक लगता है, तो मेरे अच्छी तरह से मैंने पढ़ा हुआ है ये। तो ध्यान रखना, पढ़ने की बात आए तो 1837 जेम्स प्रिंसेस ने दिल्ली मेरठ अभिलेख, और पता लगाने की बात आई तो 1750 में टिफेन थेलर ने पता लगाया था, लेकिन इनको पढ़ नहीं सके ये। तो ये कौन सा था जो पता लगाया था, ये था फिरोज शाह कोटला, दिल्ली स्थित। कौन सा था, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली स्थित।
अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बताएं, फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में, तो अभी जो वर्तमान में इनका नाम हो गया अरुण जेटली। फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, तो उसका नाम क्या कर दिया, ये कर दिया है अरुण जेटली के नाम पर। तो पढ़ने का पूछे तो 1837 जेम्स प्रिंसेस दिल्ली मेरठ, और पता लगाने का पूछे तो 1750 स्टीफेन टेलर फिरोज शाह कोटला दिल्ली स्तंभ। तो ये था आज का वीडियो। आज हमारा हो गया कंप्लीट पहला चैप्टर। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। तो पहले चैप्टर 2 वीडियो बनाई, 6 पेज, कितने पेज, 6 पेज। तो पहला चैप्टर हमारा अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी पहले पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अब आप पे वीडियो को 1 या 2 बार देखना ताकि आपका एकदम कंप्लीट हो जाए। और साथ में बुक, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि वीडियो देखने से पहले आपको बुक पढ़नी है, बुक को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में ये देखना है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और एकदम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार अभी पढ़िए, एक बार एग्जाम नज़दीक आए तो 2 बार पढ़ लेना, एकदम सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको छठी से लेकर छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं इनकी तो हो जाएगी सामाजिक, और 11वीं और 12वीं की हो जाएगी बुक है इतिहास की। तो उसमें सारा का सारा जितना मैटर होगा, सोशल साइंस जो रीट में जिनका सब्जेक्ट लगता है सामाजिक, तो उनका तो हो जाएगा पूरा सिलेबस। और दूसरों के लिए हम अलग से लेके आएंगे। तो रीट का पहले सेकंड वालों के लिए सारा उपलब्ध करा देंगे जितना भी मैटर होगा, और साइकोलॉजी बेस्ट से बेस्ट आपको करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।